हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल जी के बारे में, द वेरी पॉपुलर ब्रिटिश राइटर हु वाज बोर्न इन इंडिया। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स, कुछ एग्जाम पॉइंट्स और एमसीक्यूज भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हमारा ब्रिटिश राइटर्स का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम अमेरिकन राइटर्स की तरफ बढ़ेंगे। ये सभी राइटर्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एलिजाबेथन और जैकोबियन के लिए भी इवन मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है। विक्टोरियन और मॉडर्न राइटिंग के लिए अलग से वीडियो दिया है। और इन सभी राइटर्स को शेक्सपियर जी से लेकर जॉन कीट्स तक एंड चार्ल्स डिकेंस जी से लेकर आज हम जॉर्ज ऑरवेल जी को कवर कर रहे हैं। तो सभी राइटर्स आपके डिटेल में कवर हुए हैं। इन वीडियोस के थ्रू आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। वीडियोस के बीच बीच में मैंने आपको एडिशनल एक्सटर्नल वीडियोस के रेफरेंस भी दिए हैं, तो उस हिसाब से भी आप प्रिपेयर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टोफर मार्लो जी का एक अलग वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। क्रिस्टोफर मार्लो जी के वीडियो में ही लिंक रहेगा डॉक्टर फॉस्टर्स का। बेन जॉनसन के कुछ और प्लेस हैं जो आप देखेंगे। तो इन वीडियोस के साथ सभी एक्सटर्नल वीडियोस को भी आप देखेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आइए जानते हैं कुछ बातें जॉर्ज ऑरवेल जी के बारे में। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये इनका एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है जो कि हमें 1984 नॉवेल से मिलता है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत से फ्रेजेस उन्होंने हमें प्रोवाइड किए जो कि पैराडॉक्सिकल लगते हैं। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। बहुत ही पॉपुलर नॉवेलिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, पॉलिटिकल थिंकर, और सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस हुआ करते थे, जिस भी तरीके की टोटलिटेरियन अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसको जरूर मॉक किया करते थे अपनी राइटिंग्स के थ्रू। चलिए कुछ बेसिक बातें जानते हैं इनके बारे में। बॉर्न 1903 एंड डाइड 1950। बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। इनकी राइटिंग्स जब आप देखेंगे 1984, एनिमल फार्म एंड मेनी मोर, तो आपको पता चलेगा कितनी डीप थॉट्स रखते थे ये। सोशल इविल को हमेशा एक्सपोज किया करते थे और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी को हमेशा पोर्ट्रे किया करते थे अपनी राइटिंग्स के थ्रू। बहुत से राइटर्स में ट्रेंड होता है पेन नेम रखने का, तो इनका भी एक पेन नेम था और पेन नेम ही था जॉर्ज ऑरवेल। रियल नाम इनका था एरिक आर्थर ब्लेयर। पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल। उस टाइम ये ट्रेंड हुआ करता था, और आज भी काफी ट्रेंड होता है। कई राइटर्स पसंद करते हैं अपना पेन नेम अलग से रखना। नेशनैलिटी ब्रिटिश, ब्रिटिश राइटर्स के अंडर ही हम इनको कवर कर रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल और सोशल रियलिज्म के राइटर थे ये। रियलिटी को बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज कर दिया करते थे, गवर्नमेंट के करप्शंस को एक्सपोज कर दिया करते थे। कंट्रोवर्शियल राइटर भी रहे हैं इसी वजह से। इस घर को ध्यान से देखिए, यही वो घर है जहां पर जॉर्ज ऑरवेल जी पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन मोतिहारी, बिहार, इंडिया। उनके पापा ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज में काम किया करते थे। इंडिया में उनकी रूट है, ऑल्दो ही ग्रू अप इन इंग्लैंड। और उनके कुछ वर्क्स हैं जैसे कि शूटिंग इन एलिफेंट, जो कि दिखाते हैं उनको इंडिया के ब्रिटिश रूल की कितनी नॉलेज थी। This picture shows the birthplace of George Orwell, the legendary author of Animal Farm in 1984. From the simple rural home emerged a very powerful voice जिसने दुनिया के लिटरेचर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। And it reminds us कि great writers are not always born in luxury, but maybe in ordinary places with extraordinary talent. He studied at Eton College, England. यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की उन्होंने प्रेफर किया कि रियल लाइफ से शायद उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिलेंगे अपनी राइटिंग के लिए, रादर देन फॉर्मल एजुकेशन। और उनकी राइटिंग्स ये बात प्रूव भी करती हैं बहुत अच्छे से।
अगर करियर की बात की जाए तो इनिशियली ही वर्कड एज अ पुलिस ऑफिसर इन बर्मा, म्यांमार। दिस इज जॉर्ज ऑरवेल जी। बाद में वो जर्नलिस्ट बन गए थे और उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में भी पार्टिसिपेशन लिया था, लेकिन बाद में अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया टुवर्ड्स राइटिंग। तो जानते हैं हम कि कितने अच्छे राइटर हैं वो, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने सब कुछ पोर्ट्रे किया। व्हाटएवर ही वांटेड टू पोर्ट्रे, व्हाटएवर ही वांटेड टू एक्सपोज, दैट हैज बीन डन इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर। तो उनके कुछ वर्क्स और ईयर्स याद रखते हैं। एनिमल फार्म 1945, 1984 लिखा था उन्होंने 1949 में, होमेज टू कैटेलोनिया 1938 एंड बर्मीज डेज 1934। ईयर्स के साथ याद रखिएगा ये सब कुछ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी 1984 के बारे में, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज पॉपुलैरिटी। बहुत ही डिस्टोपियन नॉवल है जिसमें टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को दिखाया गया, गवर्नमेंट कैसे अपना राज चलाती है और लोगों को बिल्कुल भी कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया जाता है। बिग ब्रदर नाम की एक फिगर दिखाई गई, जैसे हमारे बिग बॉस में होता है ना, बिग बॉस इज कॉलिंग यू, उसी तरीके से बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये बिग बॉस, बिग ब्रदर जितने भी सीरीज हैं, इन सबके कॉन्सेप्ट्स 1984 से ही लिए गए कि किस तरीके से कांस्टेंट सर्वेलेंस और कंट्रोल किया जाता है सिटीजन्स पर। ट्रूथ और लैंग्वेज किस तरीके से मैनिपुलेट की जाती है लोगों की। और विंस्टन स्मिथ नाम के एक कैरेक्टर है जो कि एक कॉमन मैन है और अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन में से भी आपको काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ईयर आ सकता है, बिग ब्रदर का कांसेप्ट कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये आ सकता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है ये आ सकता है एग्जाम्स में। 1984 का मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, जॉर्ज ऑरवेल के सभी वर्क्स में आपको प्रोवाइड करूंगी एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में, वहां से भी पढ़िएगा। तो ये देखिए क्या क्या कोट्स थे 1984 से। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। 1984 हमें रिमाइंड करवाता है कि सच तो ये है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है और फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, अ लाइन दैट स्टिल echoes इवन इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में भी वी आर बीइंग वॉच्ड, शायद वी आर बीइंग मोर वॉच्ड। कुछ भी आप सर्च करते हैं, कुछ भी आप सोचते हैं, तो आपके आसपास जो भी इंटरनेट अवेलेबल है, जो भी सर्वेलेंस टूल्स अवेलेबल है, वो आपको वॉच कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इफ यू थिंक अबाउट समथिंग, आपको वो खरीदने पर मजबूर कर ही दिया जाता है। वो भी एक तरीके का वॉच और कंट्रोल है। अब बात करेंगे एनिमल फार्म की। एनिमल फार्म एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल एलिगरी है रशियन रेवोल्यूशन की, और किस तरीके से डिक्टेटरशिप इस दुनिया में आई है और रहती है। और किस तरीके से किसी को भी करप्ट कर सकती है। अच्छे से अच्छा, ऑनेस्ट से ऑनेस्ट पर्सन पावर में आते ही करप्ट हो जाता है। एनिमल्स को शुरुआत में कंट्रोल होते हुए दिखाया गया था बाय द हैंड्स ऑफ द ह्यूमंस, लेकिन उसके बाद एनिमल्स को ही डिक्टेटर बनते हुए दिखाया गया है। एनिमल्स ओवरथ्रो ह्यूमंस बट क्रिएट अ न्यू टायरनी अंडर पिग्स। और प्रोपेगेंडा, बीट्रेयल, लॉस ऑफ आइडियल्स, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म किस तरीके से ऐसे लोगों में आ ही जाता है जो कि पावर का हिस्सा होते हैं। एनिमल फार्म के कोट्स की बात करते हैं। पहला बहुत खूबसूरत, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। Second one, the creatures outside looked from pig to man, from man to pig, and from pig to man again. बहुत ही अनफॉरगेटेबल लाइन्स हैं और रिवील करती हैं कि आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी किस तरीके से ग्रीड और पावर के द्वारा करप्ट किए जाते हैं। तो यू शुड रीड इट। अगर आप इस नॉवल को रीड करेंगे, रीड, रिफ्लेक्ट एंड रीथिंक करेंगे, तो यू विल कम टू नो अबाउट फ्रीडम, इक्वालिटी एंड अथॉरिटी थ्रू दिस टाइमलेस मास्टरपीस। होमेज टू कैटेलोनिया की बात करते हैं। 1938 का वर्क है, एक पर्सनल मेमोयर है ऑरवेल जी का, उनके स्पेनिश सिविल वॉर के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। क्वेश्चंस आ सकते हैं स्पेनिश सिविल वॉर से रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा है, या फिर होमेज टू कैटेलोनिया की थीम क्या है, उनका फाइटिंग टाइम वो याद करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सपोज करते हैं, प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस को पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री के साथ कंबाइन करते हैं। कोट्स भी आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कुछ कोट्स को कवर करते हैं हम।
The thing that attracts ordinary men to socialism and makes them willing to risk their skins for it is the idea of equality. I had come to Spain with some notion of writing newspaper articles, but I had joined the militia almost immediately. ये कोट्स रिवील करते हैं ऑरवेल जी का डीप बिलीफ इन इक्वालिटी एंड हिज पर्सनल कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड जस्टिस। शो करते हैं कि ऑर्डिनरी लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, इक्वालिटी, एंड ही हिमसेल्फ मूव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वर टू पार्टिसिपेंट। वो खुद भी पार्टिसिपेंट बन गए थे इक्वालिटी के चार्म के। तो दैट हैज बीन शोन इन होमेज टू कैटलोनिया। अब बात करते हैं बर्मीज डेज की 1934, जिसमें उन्होंने खुद के एक्सपीरियंसेस दिखाए हैं इन द कॉलोनियल बर्मा और म्यांमार। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और प्रेजुडिस को क्रिटिसाइज किया है, टेंशन शो की है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट थ्रू पर्सनल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल। द लाई दैट वी आर हियर टू अपलिफ्ट और पुअर ब्लैक ब्रदर्स। ये कोट एक्सप्रेस करती है कॉलोनियलिज्म की हिपोक्रेसी। ऑवेल क्रिटिसाइज करते हैं फॉल्स क्लेम दैट इंपीरियल पावर हमें सिविलाइज या अपलिफ्ट करने के लिए आई थी। नो, नहीं, कॉलोनाइज लोगों को अपलिफ्ट करने का कभी भी नहीं सोचा गया था। ही रिवील्स दैट कॉलोनियल रूल वाज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, रेसिज्म एंड उनका खुद का इंटरेस्ट, उनका सेल्फ इंटरेस्ट। ये लाइन हाईलाइट करती है गैप बिटवीन मॉरल जस्टिफिकेशन एंड हार्श रियलिटी। कोई किसी को अपलिफ्ट करने नहीं आया था, राज करने आए थे, रूल करने आए थे, एक्सप्लॉइट करने आए थे और वही करके गए। अब बात करते हैं उनके कुछ नॉन फिक्शनल वर्क्स की। डाउन एंड आउट इन पैरिस एंड लंदन, शूटिंग इन एलिफेंट, द रूट टू विगन पियर, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। डाउन एंड आउट इन पैरिस एंड लंदन, इसकी पहले बात करूंगी। एक पावरफुल ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जो कि पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी को एक्सपोज करता है मॉडर्न सिटीज लाइक पेरिस एंड लंदन में। शूटिंग एन एलिफेंट बहुत ही डीपली एक पर्सनल ऐसे है जो कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपोज करता है और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की क्रुएलिटी को एक्सपोज करता है। द रोड टू विगन पियर एक सोशल डॉक्यूमेंट्री है जो कि हार्श रियलिटीज ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ और इंडस्ट्रियल पॉवर्टी को एक्सपोज करते हैं। वर्किंग क्लास लाइफ एंड इंडस्ट्रियल पॉवर्टी, याद रखिए किस किस वर्क की क्या थीम है। पॉलिटिकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक क्रिटिकल ऐसे है जो कि पॉलिटिकल करप्शन को रिफ्लेक्ट करता है, किस तरीके से अनक्लियर और डिसऑनेस्ट लैंग्वेज यूज की जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पर, इस ऐसे में पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही प्यारे से 6 टाइमलेस रूल्स प्रोवाइड किए हैं हमें जॉर्ज ऑरवेल ने, जो कि काफी राइटिंग ऑनेस्टी को दिखाते हैं। नेवर यूज अ मेटाफर, सबसे पहले वो कहते हैं कि नेवर यूज अ मेटाफर और अदर फिगर्स ऑफ स्पीच विच यू आर यूज टू सीइंग इन प्रिंट, मतलब क्लीशे लैंग्वेज को यूज मत करिए। नेवर यूज अ लॉन्ग वर्ड वेयर अ शॉर्ट वन विल डू। इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट, ऑलवेज कट इट आउट। Never use the passive where you can use the active. Never use a foreign phrase, a scientific word, or a jargon word if you can think of everyday English equivalent. तो कॉमन सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करिए। और सबसे लास्ट में उन्होंने बोला इनमें से किसी भी रूल को ब्रेक कर दीजिए अगर वो रूल आप पर हावी हो रहा है। ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन से एनीथिंग आउटराइट बार्बरस। ये है ऑरवेल जी की प्लेलिस्ट जहां पर एनिमल फार्म और 1984 मैंने डिटेल में आपको प्रोवाइड किया। साथ ही साथ एक और ऐसे भी है ऑरवेल जी का लिखा हुआ जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके लिए इस राइटर की एग्जाम्स में काम आएगी। अब कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब आप मुझे प्लीज कमेंट्स में दीजिए। व्हाट फ्रेज इन 1984 डिस्क्राइब्स गवर्नमेंट सर्विलेंस? Big Brother is watching you, eyes of the state, surveillance society, or totalitarian gaze. Next question. What is George Orwell's essay criticizing British imperialism? Hanging, shooting an elephant, politics and English language, or why I write? Which war did Orwell fight in? World War I, II, Spanish Civil War, or Cold War?
Next question. In politics and the English language, George Orwell provides a list of rules to aid in curing the English language. What is the final rule? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई होप आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में दे पाएंगे. अगर आप में से कोई भी मेरे लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, बी इट CUET का मास्टर्स एंट्रेंस, KVS, TGT, PGT एग्जाम और UGC नेट पेपर 2, यू कैन कनेक्ट विद मी. एक लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में जिससे आप एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं. Thanks for watching and best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.